वेलकम टू क्रैक एग्ज़ाम। दोस्तों, आपके लिए आज हम यूपी एसएससी पीईटी का सेट नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका हम सेट नंबर 2 का हम टू सेट हम करा चुके हैं। अगर आपको नहीं देखा है, आपने नहीं उससे देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो दोनों सेट देख लीजिए। और हम इसे कम से कम टाइम पीरियड में आपको टोटल 100 का 100 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस सेट को आप पूरा देखिए और इसमें जो भी है आप अपना सेट लगा सकते हैं और अपने को देख सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं। तो इस तरीके से हम आपको यूथ कंपटीशन का पूरा 15 सेट आपको करवाने वाले हैं। तो आप हमसे लगातार जुड़े रहिए और हम ये 18 अगस्त तक हम आपको टोटल का 15 जो टेस्ट है वो आपको करवा देंगे, जो आपके एग्ज़ाम के जाने से पहले हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए। अगर दोस्तों आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके पास जितने भी इससे रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से उठाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और फर्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने के लिए अधिकृत किया गया? तो जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिग्रहित किया गया? तो इसका आंसर हो जाता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि जो फरमान है वो जहांगीर ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जारी किया था, जो सूरत में फैक्ट्री खुली थी। इसके अलावा 1615 में आया था टॉमस रो, जिसने ये फरमान हासिल किया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो कन्नौज में किसका शासन था? तो वो था घड़वाल वंश का। यानी कि जो जयचंद था वो घड़वाल वंश का शासक था और घड़वाल वंश का शासन कन्नौज पर था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? तो जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है यानी कि उपवास के द्वारा प्राण को अपने त्याग देना। इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना विधि से अपने प्राणों को त्यागा था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे। तो 1833 के चार्टर एक्ट के क्या क्या प्रावधान थे, इसे हम देखेंगे और इसको हम अपने इस आंसर में देंगे। तो सबसे पहले 1833 का चार्टर एक्ट जो आया था, उसमें इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। इसके अलावा इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को सम्मिलित भी किया था। इसके अलावा इसने प्रेसिडेंट के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया था। इसके अलावा इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का चारों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो इस तरीके से उपयुक्त सभी ऑप्शन इसके सही हैं। अगला हम बात करें 7th नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7th नंबर में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। इसका आंसर ए सही है। अगले पे हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम कौन था? तो वो चंपारण आंदोलन 1917 में जो गांधी जी ने चलाया था वो था। और दांडी यात्रा कब हुई थी? तो दांडी यात्रा 1930 में हुई थी। इसके अलावा लॉरेट सत्याग्रह 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में। आगे हम चलते हैं। अगला है 9th क्वेश्चन है,
बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था, यानी कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था। जो कैनिंग है, कैनिंग के द्वारा, कैनिंग पहला वायसराय था, पहला भारत का वायसराय था कैनिंग। अगले हम बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को किसने बनाया था? तो वो बनाया था, और वो बनाया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? तो तुर्की की वान झील में उच्चतम लवणता पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। अगला है हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? 12 में सबसे पहले आप देखेंगे कि अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। ये पूर्णतः ऑप्शन गलत है, क्योंकि विषुवत रेखा पर अधिक तापमान और अधिक वर्षा के कारण अधिकतम तापमान की मेखला नहीं पाई जाती है। अधिकतम तापमान की मेखला नॉर्थ साउथ में, यानी कि कर्क और मकर रेखा में पाई जाती है। अगला 13th क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। 13th क्वेश्चन है हमारा कि लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। तो जो लवणीय जल में पौधे उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट्स हम कहते हैं, उसे हेलोफाइट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 14th नंबर क्वेश्चन है, इसमें एक दूसरे को मिलाना है। तो सभी को क्या मिलाना है? तो सबसे पहले इसका जलवायु के हिसाब से इसे मिलाने हैं। तो सबसे पहले हम दिल्ली को मिलाएंगे। दिल्ली क्या है? अर्धशुष्क है। इसके अलावा हम मुंबई को मिलाएंगे। तो मुंबई क्या है? मुंबई को उष्ण आर्द्र पे मिलाएंगे, मुंबई को उष्ण आर्द्र पे मिलाएंगे। जोधपुर को हम क्या मिलाएंगे? तो जोधपुर को हम शुष्क मिलाएंगे, यानी कि राजस्थान में है। शिलांग को हम आर्द्र मिलाएंगे। इस तरीके से ऑप्शन हो जाता है 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो यानी कि 2 3 1 4 सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 2 3 1 4, तो सी ऑप्शन सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो द्वितीय जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है? और वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र द्वितीय जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इस तरीके से महाराष्ट्र द्वितीय जनसंख्या वाला राज्य है। अगला हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंट्री पोर्ट किसे कहते हैं? तो एंट्री पोर्ट कहते हैं निर्यात के लिए जो आयात की गई वस्तुएं हैं उसे हम एंट्री पोर्ट कहते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अगला हम कुछ तेल शोधनशालाएं हैं और राज्य हैं, इसे हमें मिलाना है। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं जो तातीपाका है, यानी कि तातीपाका कहाँ है? तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। कोयली कहाँ है? तो कोयली आपको पता है, कोयली गुजरात में है। इसके अलावा नागपट्टनम कहाँ है? तो नागपट्टनम आप जानते हैं तमिलनाडु में है। और नुमालीगढ़ कहाँ है? तो नुमालीगढ़ असम में है। इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएंगे 3 1 2 4, यानी कि 3 1 2 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे 18th क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। समिति और भारत में जोत का सुझाव दिया था। किस समिति ने भारत में कृषि जोत का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था भारत में जोत का सुझाव? तो उसने दिया था राज्य समिति ने, यानी कि राज्य समिति ने भारत में जोत का सुझाव दिया था। अगले हम बात करते हैं 19th क्वेश्चन पे, बैंक दर से आशय है। तो बैंक दर वह दर होता है जिसमें केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है ये बैंक दर, यानी कि वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक पैसा देती है और उनसे ब्याज लेती है दीर्घकालिक के लिए। 20 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 20 क्वेश्चन है, अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब। अवमूल्यन कब कारगर होता है? जब विदेश में निर्यात की मांग लोच अधिक हो। तो निर्यात की मांग लोच अधिक हो तो अवमूल्यन अधिक प्रभावी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत गठित नहीं की जा सकती? तो पंचायत कब नहीं गठित की सकती मध्यवर्ती स्तर पर? तो जब तक 20 लाख की जनसंख्या नहीं हो तब तक मध्यवर्ती पंचायत नहीं गठित की जाती है। अगले हम 22 की बात करते हैं।
तो 22 में क्या है, निम्नलिखित किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति किस पर मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेगा, मतलब ये आवश्यक नहीं है। तो विधेयकों की स्वीकृति के लिए ज़रूरी नहीं है कि वह सलाह ही लें। और आगे चलते हैं 23rd के क्वेश्चन पे। 23rd है, निम्नलिखित में से ए और दिए गए हैं कथन कारण है, इसमें आपको सही गलत बताना है और कौन सा व्याख्या कर रहा है वो बताना है। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि भारत में प्रेसिडेंट हैं किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है, और इसके अलावा संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। तो 23rd में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये बी ऑप्शन सही है, यानी कि दोनों बात तो सही हैं, परंतु ये एक दोनों की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अगला हम 24th की बात करते हैं। 24th में हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त छह मूल अधिकारों में से नहीं है। तो मूल अधिकारों में से कौन से 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, तो वो विरोध का अधिकार जो है मूल अधिकारों में से नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हम न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था देखते हैं। तो न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ देखते हैं हम, तो भारत और अमेरिका दोनों में न्यायिक पुनर्वलोकन की व्याख्या देते हैं। अगला है 26 है, निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता होता है। कौन सा सर्वदाता होता है, तो वो सर्वदाता होता है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, 27th क्वेश्चन पे हम चलते हैं। डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी। ये तो डीएनए की द्विकुंडली संरचना है, उसको कौन दिया था, तो वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में मिलाकर बनाया जाता है। तो एक्वारेजिया किस में मिलाकर बनाया जाता है, तो ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो इसको जो ना बी ऑप्शन सही है। अगला हम बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, और वो हो जाएगा रेक्टिफायर के द्वारा। अगले हम बात करते हैं, अगला है आपका 30th नंबर क्वेश्चन है। तो पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। तो पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है, वो सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है। अगला है मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, इसमें हम केवल आपको आंसर बताते जाएंगे। अगला है 31 है, इसमें बोला गया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है, यानी कि और जिसका योगदश है, जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 हो जाती है, 36 कम हो जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के जितने भी मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और इंग्लिश के क्वेश्चन आए या पैराग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम केवल आपको आंसर बताएंगे, जैसे इसका आंसर 37 है। अगला हम बात करते हैं 32 में कौन सा ऑप्शन सही है, तो 32 में ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है 32 में। अगला हम बात कर रहे हैं, अगला अगला कौन सा है, तो अगला 33 में। अगला 33 में कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो ऑप्शन सही हो जाता है आपका, और वो हो जाता है ऑप्शन ए सही है। अगले हम 34 की बात करें, 34 की बात करते हैं, तो 34 में ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है, यानी 21। हम 35 की बात करते हैं, तो 35 में आपका ऑप्शन सही हो जाता है, और एक्स का कोई मान नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगले हम बात करेंगे, अगला है आपके लिए, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड है। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। तो 7 कांड रामचरितमानस में हैं। कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, और ये कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, उसके बाद लंका कांड, और अंत में उत्तरकांड। अगले हम बात करते हैं 37 की बात करते हैं, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। तो रेखांकित मुहावरे का अर्थ है, और वो क्या हो जाता है, 37 का आंसर हो जाता है, और बहुत ही कठिनाई झेल कर अगर कोई काम किया जाए तो उसे कहते हैं लोहे के चने चबा के काम किया गया है। 38 का ऑप्शन हो जाएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, और वो हो जाएगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल शुद्ध है। अगर हम 39 की बात करते हैं, तो 39 में अन्य अन्य शब्द युग्म का सही भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। इसमें अन्य की बात करते हैं, और अन्य का यानी कि अन्य का एक अनाज होता है, एक अन्य का दूसरा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14th की बात करते हैं। 14 में क्या है, 14th
में ऑप्शन दिया गया है और इनमें से सरस्वती का समानार्थी पूछा है, तो जो सरस्वती का समानार्थी नहीं है उसे इसमें चूज करना है। तो सरस्वती का समानार्थी कौन नहीं है, तो वो सुधि नहीं है। सुधि सरस्वती का समानार्थी नहीं है, यानी कि इसका पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची कौन कौन से हैं, वागीश्वरी है, शारदा है, वीणापाणी है, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची हैं। अब इसके बाद आपका पैसेज इंग्लिश का आ गया है, इसे आप पढ़ लेंगे। इसे आप पढ़ के फिर उसके बाद इसका आंसर आप देंगे। इसे पढ़ने के बाद ये यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी तरीके से इसमें हम केवल आंसर आपको बताते चलेंगे। अब 41 का ऑप्शन क्या है, तो 41 का ऑप्शन स्टडीड केव ड्राइंग है। और इसके अलावा अगला का ऑप्शन क्या है, तो अगला का ऑप्शन सही है। 42 का ऑप्शन क्या है, चूज करना है, इसमें इनकरेक्ट पार्ट को चूज करना है। 42 का हम ऑप्शन देखते हैं, तो 42 का ऑप्शन सही हो जाता है और वो सही हो जाता है माई ओल्डर ब्रदर। थोड़ा सा एक मिस्टेक, एक करेक्शन कर लीजिए, जो 41 का ऑप्शन है, तो 41 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, लुक ए टीजर लुक एट फॉर टीजर की बात करते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और 42 में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और आगे 43rd में ऑप्शन क्या हो जाएगा, 43rd में ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यहाँ द लिखा जाएगा और यहाँ ए लिखा जाएगा। आगे हम चलते हैं, आगे 44 की बात करते हैं, तो 44 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ करेक्ट रिपोर्टेड करना है कि ये जो सेंटेंस लिखा है उसे करेक्ट रूप में लिखना है। तो इसका ऑप्शन 44 का ऑप्शन हो जाएगा और वो हो जाएगा सी, यानी कि रवि एडवाइज्ड हिज हर फ्रेंड वर्क हार्ड। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर बात करते हैं, 45 की बात करते हैं, तो 45 में भी इसे थोड़ा सा शुद्ध लिखना है, तो 45 में आंसर हो जाएगा और वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं, ये आपके लिए रीजनिंग है। 46 का ऑप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, तो 46 के लिए आपका 81 यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है जिसमें दिए गए हैं 47 नंबर क्वेश्चन, जो रीजनिंग का ही है। रीजनिंग इसमें कौन सा सही है, तो 47 में आपका ऑप्शन हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि कोई अनुसरण नहीं करता है, ना तो एक ही ना दो, इस कोई अनुसरण नहीं करता। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 48 की बात करते हैं, तो 48 में आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोमवार। अगले हम 49 की बात करते हैं, 49 में आपके ऑप्शन हो जाएंगे और वो हो जाएंगे क्यू, यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला हम 50 की बात करते हैं, तो 50 में कुछ तर्क दिए गए हैं, उसके बाद वो मानदंड को आपको पढ़ना है, उसके बाद इसका चयन करना है, इसे फिर इसके कूट देखने हैं और उसके बाद आपको इसके आंसर देने हैं। तो 50 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 50 का आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन मजबूत हैं, यानी कि ये ऊपर जो तर्क दिए हैं इनके कथन के द्वारा ये दोनों सही कथन दिए गए हैं। अगले हम चलते हैं 51 की बात करते हैं, तो 51 ऑप्शन हो जाएगा और वो हो जाएगा, यानी अंधेर नगरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो अंधेर नगरी किसके द्वारा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा अगर हम मुंशी प्रेमचंद की बात करें, तो इनकी रचनाएं हैं गोदान, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि, ये बहुत सारी रचनाएं हैं। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। और इसके अलावा हम धर्मवीर भारती की बात करें, तो गुनाहों का देवता, सूरत का सातवां घोड़ा और अंधा युग, जिससे कई सारे महत्वपूर्ण कविताएं धर्मवीर भारती ने लिखी हैं। और विशाख दत्त की बात करें, तो उन्होंने मुद्रा राक्षस को लिखा है। अगला 52 की हम बात करें, तो मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ प्रसिद्ध है, ये कला है मिथिला यानी कि बिहार में प्रसिद्ध है। अगला 53 की बात करते हैं, तो यह निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगले हम बात करते हैं 54 की बात करते हैं, 54 में ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया था, तो एजी टांसले के द्वारा किया गया था। अगला हम बात करते हैं नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है, वो खासतौर से सिक्किम में बोली जाती है। सिक्किम भारत में शामिल होने वाला ये 35वां और 36वें संविधान संशोधन से भारत में शामिल हुआ था सिक्किम।
अगले बात करते हैं आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। अगले हम 56 की बात करते हैं, तो 56 में निम्नलिखित सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, चीन सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। अगले हम बात करते हैं 57 की बात करते हैं, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है, तो मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है, तो वो हो जाता है राष्ट्रपति, यानी कि आर्टिकल 72 के तहत क्षमा अधिकार देने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, यानी कि मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। तो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत ये कार्य किए जाते हैं। इसके अलावा 58 की हम बात करें तो मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, तो मथुरा कला स्कूल कला कब शिखर पर पहुंचा, तो ये कुषाण काल में ही पहुंचा। अगले की हम बात करें, ये थोड़ा सा आपका इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में भारत की वृद्धि दर कितनी है, तो 59 का ऑप्शन हो जाएगा और 7.5 है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले हम बात कर रहे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट यानी कि ए-सैट मिसाइल का मॉडल अनावरण किया। भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण किस वर्ष किया था, तो भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण कब किया था, तो वो 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का भारत के द्वारा परीक्षण किया गया था। यानी कि अगर हम तारीख की बात करें तो 27 मार्च 2019 को भारत इसका परीक्षण किया था। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा 61 क्वेश्चन है। विश्व में किसी भी देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, यानी कि सर्वाधिक समय तक ये प्रधानमंत्री रहने वाले कौन हैं, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो शेख खलीफा बिन सलमान कहाँ के हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बहरीन के हैं। ये बहुत समय तक यानी कि 1971 में जब आज़ाद हुआ बहरीन, तब से लेकर अभी तक ये वहाँ के प्रधानमंत्री ही बने रहे। अगले हम क्वेश्चन पे बात करते हैं 62 की बात करते हैं। 62 है हमारा, स्वदेश विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन नीमोसिल का निर्माण करने वाली कंपनी कौन है, जो स्वदेश की वैक्सीन है वो निमोनिया की वैक्सीन बनी है उसे नीमोसिल कहते हैं, उसका निर्माण किसने किया था, तो उसका निर्माण किसने किया है, और वो किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा नीमोसिल का आविष्कार किया गया है। इसका आगे हम चलते हैं। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो मध्य प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया है, तो एक और दो यानी कि ग्वालियर और ओरछा दोनों को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। अगला हम बात करें 64 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन है और वो हैं G7 दुनिया के 7 बड़े लोकतांत्रिक देशों का समूह है। इसके अलावा G7 के संस्थापक सदस्यों में से है, भारत G7 के संस्थापक सदस्यों में से है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है 2021 में होने वाले 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही हो जाता है और वो हो जाता है आपका केवल 3, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें केवल 3 ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 65 पे हम चलते हैं। मुक्त आकाश संधि यानी कि ओपन स्काई ट्रीटी हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा है, इस संधि में के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो 65 में हम देखते हैं कौन सा कथन सत्य है, तो यह संधि अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच हवाई निगरानी से संबंधित है। इसके अलावा ये ऑप्शन आपका सही है। दूसरा ऑप्शन है कि रूस और अमेरिका इस संधि से अलग हो गए हैं, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। इस संधि में नाटो के सदस्य देश भी शामिल हैं, तो इस ऑप्शन भी सही है, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही है। 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। अगला 66 है, सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने के लिए किस देश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी दी गई, तो अभी किस देश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी दी गई, तो वो आपका हो जाता है और वो हो जाता है कौन, तो उज्बेकिस्तान जो सौर क्षेत्र में है भारत के साथ बेहतर रक्षा सहयोग और समझौता पर
हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य एक समझौता ज्ञापन हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 67 के क्वेश्चन पे चलते हैं। आपदा प्रबंधन में उनके योगदान के लिए किस संस्था को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? तो आपदा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी डेवलपमेंट सोसाइटी, यानी कि सीट को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला हम 68 की बात करते हैं। हाल ही में VLSRAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल के संदर्भ में सत्य कथन बताना है, यानी कि 68 में पूछा है कि VLSRAM मिसाइल का परीक्षण किया है, इसके उसमें आपको सही कथन बताना है और इसमें आपको आंसर देना है। तो सबसे पहला कथन है और वो है कि जो DRDO है इसने देश में ही इसे डिजाइन किया है और विकसित किया है, तो ये कथन सही है। इसके अलावा यह सतह से हवा में कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, तो ये भी सही है। यह मिसाइल विशेष तौर पर नौसेना के लिए डिजाइन किया गया है, तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन सही है, यानी कि डी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। 1, 2 और 3, तीन के तीनों सही हैं। अगला हम 69 पे चलते हैं। तो 69 है, दो कंपनी निगमित की यानी कि कंपनी के दूसरा संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार अनिवासी भारतीय रूप में माने जाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति के लिए भारत में रहने की न्यूनतम अवधि क्या है, कौन सी है? तो न्यूनतम अवधि क्या है? तो 120 दिन है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 70 पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्था को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का एशिया एनवायरनमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड दिया गया है? तो अभी किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का यानी कि 70 का ऑप्शन हो जाएगा और वो हो जाएगा वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, यानी कि WCCB। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 71 क्वेश्चन है हमारा। 71 क्वेश्चन में हम देखेंगे थोड़ा सा आपको पैराग्राफ दिया है और पैराग्राफ को आपको पढ़कर इसके आंसर आपको देने हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी हम पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, अन्यथा वक्त ज़्यादा लगेगा, इस वजह से हम आपको केवल आंसर बताते चलेंगे। तो 71 का आंसर आपको हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 72 का ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 72 का आंसर नंबर सी हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले हम 75 का आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? तो 75 का आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा ए ऑप्शन। तो इस तरीके से दूसरा पैराग्राफ भी दे दिया है, दूसरा पैराग्राफ दिया है, इसको भी आप पढ़ेंगे और इसका आंसर भी आपको नीचे देना है। और सबसे पहले हम 76 की क्वेश्चन की बात करते हैं। तो समय का दुरुपयोग का क्या अर्थ है? तो 76 का ऑप्शन हो जाएगा और वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 77 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जो इसकी महत्व समझते हैं वह सफल होते हैं। अगले पर चलते हैं, 78 पे बात करते हैं। 78 है, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? जो समय है वो धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी ऑप्शन। अगले हम बात करें 79 की बात करते हैं। तो 79 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा हम अगर 80 की बात करें तो 80 में आपका ऑप्शन सही हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आपके लिए इसके पास थोड़ा सा चार्ट दे दिए हैं। चार्ट में आपको ये कर्मचारी हैं और उनके विभाग हैं और रेशियो दिया गया है मेल और फीमेल का, और शहरी और ग्रामीण रेशियो दिया गया है। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं और इसके आंसर आपको आप नीचे कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आंसर बताते हैं आपको। 81 का ऑप्शन हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं, अगला आएगा इसमें 82 का ऑप्शन हो जाएगा। 82 का ऑप्शन हो जाएगा और वो सही हो जाएगा 25:7। अगला हम बात करते हैं 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं 84 का। 84 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 84 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 84 का। आगे चलते हैं हम, 85 का क्या होगा? तो 85 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं तो दूसरी तालिका दी हुई है जिसमें बैंक दिया है और उसके ऋण वितरण की क्षमता दी गई है, MSME को वितरण क्षमता दी गई है और
कुछ संवितरित ऋण जो 20 लाख से अधिक या उसके बराबर हैं उसकी क्षमता दी गई है। इसके अलावा इसके बाद आपको नीचे इसके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसकी की बेस पे आपको आंसर देना है। तो 86 का ऑप्शन हो जाएगा, 86 का ऑप्शन हो जाएगा 225%। अगला हम 87 के ऑप्शन की बात करते हैं तो 87 में आपका आंसर सही हो जाएगा 50। नेक्स्ट की हम बात करते हैं 88 की बात करते हैं तो 88 में आपका आंसर सही हो जाएगा, और वो क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है हमारा और 89 क्वेश्चन पे हम चलते हैं जिसमें रीजन का सवाल है, इसमें हो जाएगा 89 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 90 की हम बात करते हैं तो 90 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 133। आगे हम चलते हैं, अगला है हमारा, ये कुछ आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, आप इसे लाइन ग्राफ है, लाइन ग्राफ को अच्छे से रीड करेंगे, रीड करने के बाद आपको इसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसे आपको करने हैं। और इसमें हम 91 का ऑप्शन क्या है तो 91 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा हम 92 की बात करते हैं तो 92 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, और 92 में ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि 6.25। आगे हम बात करते हैं 93 की बात करते हैं, 93 में आपका ऑप्शन हो जाएंगे और वो हो जाएंगे 93 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगले 94 की बात करते हैं। 94 आप क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके बाद यहाँ आंसर आपको टिक करना है, और आंसर आपको 94 में टिक कर देंगे आपको वो 16 आप आंसर इसका टिक करेंगे 16, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला हम बात करते हैं 95 की बात करते हैं तो 95 में आपका आंसर सही हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले हम बात करते हैं, अगला जो आपके लिए एक बार ग्राफ दिया हुआ है, इसमें विभिन्न देश हैं उससे रिलेटेड उपज क्षमता है उसके आधार पर सवाल पूछे गए हैं, जिसमें 96 का ऑप्शन हो जाएगा, और 96 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो 135/1/3 हो जाएगा। इसके अलावा आपके इसमें 97 में ऑप्शन हो जाएंगे और वो 97 में ऑप्शन हो जाएगा और 25%। आगे आगे क्वेश्चन में दिया है 98 में क्या ऑप्शन हो जाएंगे कि सब देशों की कुल मिलाकर उपज और श्रीलंका की उपज कितने प्रतिशत है तो 98 का ऑप्शन हो जाएगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16.2%। अगले की हम बात करते हैं 99 की बात करते हैं तो 99 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और हम अपने लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 100 और इसका आंसर हो जाएगा और वो हो जाएगा 676.66। तो इस तरीके से ये हमने टोटल आपको 100 करवा दिए हैं। इसके अलावा ये प्रैक्टिस नंबर सेट है जिसका आंसर की भी हमने आपको डाल दिया है, और इससे आप लेकर आप मैचिंग कर सकते हैं और अपने को अपना वैल्यू देख सकते हैं कि आप कितना कर सकते हैं और आपको अभी और क्या करना है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें। और आपके पास जितने भी हिस्ट्री रिलेटेड ग्रुप हैं फेसबुक और व्हाट्सअप इंस्टाग्राम ट्विटर जितने भी ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सके और ये प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर सकें। और आने वाली 20 अगस्त को, यानी कि 20 अगस्त को जो पीईटी का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस आप ला सकें। इस वजह से ये आपको 18 अगस्त तक जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट हैं वो आपको सारे के सारे करा दिए जाएंगे। अभी तक हमने लगभग इसे लेकर हमने 3 सेट को अपलोड कर दिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इसके पहले का 2 सेट नहीं देखे हैं तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए तब तक फिर अगले सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।